बहुत बहुत स्वागत है आपका द ब्रिलियंट बीपीएससी में। और अभी हम लोग जैसे हम लेसन पढ़ रहे थे पदार्थ के रासायनिक विभाजन, जिसमें हम लोग शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ मिश्रण उसको हम लोग सेट करते थे, बाद में देखेंगे। शुद्ध पदार्थ में तत्व और यौगिक, और तत्व के तीन प्रकार धातु, अधातु, उपधातु, जिसे लेबोजेर के अनुसार बांटा गया था, इस पर हम बात कर चुके हैं। और धातु के बारे में जितनी फिजिकल प्रॉपर्टी है, जितनी केमिकल प्रॉपर्टी है, सब पर बात कर चुके हैं। इस क्लास में धातु के कुछ अन्य नाम, धातु के कुछ अन्य रूप, उस पर बात करने वाले। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि माउंटेन मैन कौन है, आपके दिमाग में अगर दशरथ मांझी आता है। मैं पूछूं आयरन लेडी कौन है, आपके दिमाग में आता है आयरन लेडी इंदिरा गांधी। मैं पूछूं स्वर कोकिला कौन है, आपके दिमाग में आता है लता मंगेशकर। आता है। मैं आपसे पूछूं साउथ का बहुत सबसे बड़ा सुपरस्टार कौन है, आपके दिमाग में रजनीकांत। ठीक है। अब समझिए, हालांकि मैं पूछा माउंटेन मैन, आपके दिमाग में दशरथ मांझी। मैन तो सब है, लेकिन उनकी स्पेशल क्वालिटी के कारण उन्हें हमने माउंटेन मैन कह दिया। उसी प्रकार से धातु की संख्या 89, लेकिन उस 89 धातु में कुछ ऐसे धातु जिसके पास स्पेशल प्रॉपर्टी है, उस स्पेशल प्रॉपर्टी के कारण उस धातु का अलग अलग नाम दिया गया। हम और यहाँ से एग्जाम में बार बार सवाल पूछे जाते हैं, तो हम लोग स्पेशल सभी धातु को एक साथ अरेंज किया और उस धातु के बारे में पढ़ने वाले कंसेप्ट के साथ, पूरा फैक्ट के साथ। एग्जाम में यहाँ से बाहर सवाल नहीं आएगा। एकदम दिल खोलकर, एकदम मन को शांत करके और पूरा एनर्जी के साथ एकदम इस क्लास को देखना, पूरा याद कर लेना है। तो चलिए, सबसे पहला हमारे पास है धातु के रूप में या धातु के नामीय रूप में सबसे पहला स्ट्रेटेजिक धातु। वैसा धातु जिसे हम स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, रणनीति बना सकते हैं, इसलिए इसे रणनीतिक धातु भी कहा जाता है। तो इसे क्या कहेंगे? रणनीतिक धातु। रणनीतिक धातु। ठीक है। अब चलिए, अगर ये रणनीतिक धातु है तो अब समझना है ठीक से। रणनीति मतलब रणभूमि में जाना है। अब सोचिए आप रणभूमि में गए, ठीक है। अगर आप लूज पड़ेगा तो मार के थोपिया देगा अगला। आपको टाइट रहना है। तो रणनीतिक धातु में किस धातु का उपयोग करते हैं? तो एकदम आपको क्या रहना है? टाइट। और टाइट से दिमाग में आ रहा है टाइटेनियम। तो याद रखना है, स्ट्रेटेजिक मेटल में किसका यूज करते हैं हम लोग? टाइटेनियम का यूज करते हैं। किसका? टाइटेनियम का। टाइटेनियम। आपको याद रहेगा। अब टाइटेनियम का संकेत है Ti। अब टाइटेनियम एक एस से निकाला जाता है, इसे इल्मेनाइट कहते हैं। इल्मेनाइट लोहा, टाइटेनियम और ऑक्सीजन का एस का इल्मेनाइट, याद रखना है। ठीक है। अब टाइटेनियम की बात है, टाइटेनियम का यूज क्यों करते हैं? इसका भी रीजन, टाइटेनियम का यूज करने के पीछे रीजन है कि टाइटेनियम, अच्छा बताइए, जो हम रणनीति बनाने में जिस धातु का हम यूज करेंगे, ठीक है, युद्ध लड़ने में जिस धातु का यूज करेंगे, या युद्ध के लिए जितने विमान बनेंगे, युद्ध के लिए जितने हथियार बनेंगे, सोचिए उसमें हम जिस धातु का यूज करेंगे वह धातु मजबूत होने चाहिए या कमजोर? तो मजबूत, सिंपल सी बात है। तो इसीलिए, क्योंकि टाइटेनियम क्या है, तो टाइटेनियम सबसे पहली बात स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है। एक बातें तो हो गई यहाँ से क्लियर। दूसरी बात, जो वायुयान के फ्रेम होते हैं, ठीक है, इस प्रकार के जो वायुयान के फ्रेम है, फाइटर जेट है, उसके जो फ्रेम बने होते हैं वो बने थे टाइटेनियम के। अब टाइटेनियम के क्यों? सोचिए, अब वायुयान के फ्रेम होंगे वो हल्के धातु के बनेंगे, भारी धातु के? तो हल्के धातु के। हालांकि एक ऑप्शन पहले ये था कि वायुयान के फ्रेम बने होते थे इस्पात के। इस्पात मजबूत होते हैं, स्टील। जितने दुनिया में मिश्र धातु, उसमें सबसे मजबूत मिश्र धातु स्टील है। स्टील आप जानते हैं, लोहा कार्बन के मिलने से बनता है। लेकिन स्टील में वजन ज्यादा होता है। वजन ज्यादा होने के कारण वायुयान के फ्रेम जब बनाएंगे उसका वजन बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो उसको उड़ने में समस्या होगी। इसीलिए स्टील के जगह पर क्या लगेगा? टाइटेनियम। क्योंकि टाइटेनियम बिल्कुल स्ट्रॉन्गनेस में इस्पात इतना, यानी स्टील इतना बराबर होता है स्ट्रॉन्ग में। जितना इस्पात स्ट्रॉन्ग है उतना टाइटेनियम भी स्ट्रॉन्ग है। और वजन में इतना अच्छा कि स्टील जो है उसका वजन जितना है उसका बिल्कुल समान स्ट्रॉन्गनेस के साथ उसका वजन आधा हो जाता है। तो टाइटेनियम समझिए, टाइटेनियम का क्या वजन क्या है? तो वजन क्या है? आधा। आधा कह दीजिए, 1/3 कह दीजिए। तो सोचिए ठीक से, वायुयान की फ्रेम बनाने में इसका यूज हो जाएगा। जितने भी हथियार होंगे वो बनाने में यूज हो जाएंगे। हल्के हथियार को ज्यादा तेजी से चलाया जा सकता है। अरे समझ में, मजबूत और हल्का तो अच्छी बात है, सोने पर सुहागा। इसलिए रणनीति बनाने में हम टाइटेनियम का यूज करते हैं। बताइए कंप्लीट। अगला, आशा धातु। अब सोचिए, हम लोग पूरा दुनिया में ईंधन से घिरे हुए हैं। हम जानते हैं, जो हम नेट चला रहे हैं अभी, आप नेट चला रहे हैं ईंधन के कारण चला रहे हैं। आप इलेक्ट्रिसिटी देख रहे हैं ईंधन के कारण। कौन सी ईंधन? कोयला। कोयला क्या है? अनवीकरणीय संसाधन, समाप्त हो जाएगा। हम चाहते हैं जब ये समाप्त हो जाए तो हमारे पास विकल्प के रूप में कोई ना कुछ ईंधन रहे। और विकल्प के रूप में हम देखते हैं दो, एक देखते हैं हाइड्रोजन को, एक देखते हैं यूरेनियम को। यूरेनियम से हम बहुत आशा लगाए हुए हैं, इसीलिए यूरेनियम को आशा धातु या हुक मेटल कहते हैं। तो याद रखना, अगर आपसे पूछे कि आशा धातु कौन है, तो आपको याद रखना यूरेनियम। क्या है? यूरेनियम। इसका संकेत होता है यू। इसका परमाणु संख्या 92 और परमाणु भार 235। याद रहेगा, 92 यूरेनियम 92 235 कहा जाता है। हालांकि इसके अन्य समस्थानिक 92 238 भी है, उस पर हम आगे बात करेंगे। चलिए बताइए, आशा धातु कंप्लीट। चलिए अगला सवाल, कठोर और मजबूत धातु कौन है? तो देखिए, एक बात बताता हूँ, इस सवाल में बच्चों को अक्सर दिक्कत होता है, लेकिन मैं बताता हूँ। अगर कठोर धातु पूछे तो क से कठोर और क से याद रखना आपको क्रोमियम। क्या याद रखना है? क्रोमियम। अगर आपसे पूछे कि मजबूत धातु कौन है, तो मजबूत धातु में आपको याद रखना है टंगस्टन।
स्पेशल पूछे तो आप बना देंगे। कई बार क्या हो जाता है, क्वेश्चन पूछ देता है कि निम्न में से कौन सबसे कठोर धातु है, अब उसमें क्रोमियम ऑप्शन दिया ही नहीं, तो फिर आप टंगस्टन में टिक लगाएंगे। क्वेश्चन पूछ दिया कि निम्न में से कौन सबसे मजबूत धातु है, टंगस्टन दिया ही नहीं, तो आप क्रोमियम में टिक लगाएंगे। ठीक है, लेकिन कभी ऐसा होता है कि दिमाग में आएगा कि सर अगर दोनों ऑप्शन दे दिया तो, दोनों ऑप्शन दे दिए तो आप टंगस्टन में टिक मारेंगे, क्योंकि क्रोमियम से टंगस्टन मजबूती में भी कठोरता में भी ज्यादा है। अरे समझ में, इस बात को याद रखिएगा। तुलना जब किया गया मोह, जो आप जानते हैं मोह संगता होता है, मोह कंटिन्यूअस, और उस पर जब इसका जो हार्डनेस चेक किया गया तो टंगस्टन का क्रोमियम से ज्यादा था, क्योंकि टंगस्टन याद रखना है कार्बन से मिलकर कार्बाइड बना लेता है, जो क्रोमियम से ज्यादा ताकतवर हो जाता है। अब समझ, इसको याद रखने का तरीका है क्या, आप याद रखिएगा टिकाऊ। क्या याद रखिएगा, टिकाऊ। जो जाहिर सी बात है कठोर या मजबूत हो टिकाऊ होगा। टी से याद रखना है टंगस्टन, और क से याद रखना है क्रोमियम, यानी टंगस्टन ज्यादा मजबूत और कठोर है किससे, क्रोमियम से। लेकिन स्पेशल पूछे कठोर धातु तो क्रोमियम ही आपको लगाना है स्पेशल, उसमें सिर्फ क्रोमियम ऑप्शन हो, और मजबूत हो तो टंगस्टन लगाना है, लेकिन दोनों ऑप्शन तो टंगस्टन को टिक अप करना है। कंप्लीट बात, कोई डाउट नहीं। अगला अपरूप धातु, जैसे आप जानते हैं कार्बन के अलग अलग अपरूप है। जैसे अपरूप क्या है, आप मूवी देखते होंगे, आप जुड़वा मूवी देखे होंगे, जुड़वा सलमान खान का देखें, वरुण धवन का देखें, उसमें डबल रोल है। आप अमिताभ बच्चन को कोई मूवी देख लीजिए, डबल रोल है। बड़ी मियाँ छोटी मियाँ में अक्षय कुमार 2 है, टाइगर श्रॉफ 2 है। ठीक है, अब ऐसा है कभी भी तो सोचिए एक आदमी 2 रूप में है, दोनों तो अक्षय कुमार ही है ना, एक टाइगर श्रॉफ 2 रूप में है, उसी को अपरूप कहते हैं। जब एक ही चीज 2 रूप में पाई जाए उसे अपरूप कहते हैं। जैसे मैं पूछूं आपसे, हीरा क्या है, कार्बन है। ग्रेफाइट क्या है, कार्बन, क्या है, कार्बन है। कोयला क्या है, कार्बन है। चारकोल क्या है, कार्बन है। तो कुल मिला के बात यह है कि एक ही पदार्थ कार्बन वो अलग अलग रूपों में पाया जा रहा है। ठीक है, जैसे मैं अगर आपसे पूछूं विष्णु जी, तो विष्णु जी के रूप कौन कौन से है, कृष्णा जी, ठीक है, और क्या है, राम जी, सोचिए परशुराम जी। तो एक ही जो है प्रोपर ईश्वर, उनके अलग अलग रूप हैं, अपरूप हो गए। उसी प्रकार हमारे पास एक धातु जिसका नाम है टीन, और टीन के 2 रूप पाए जाते हैं, उसी को अपरूप कहते हैं। और पूरे केमिस्ट्री में 89 धातु में सिर्फ टीन ही है वो अपरूप बना पाता है, इसलिए उसे अपरूप धातु एलोट्रॉपी मेटल कहा जाता है। एलोट्रॉपी, अपरूप एक प होगा बस, अपरूप मेटल कौन है, टीन, और टीन का संकेत होता है Sn। इसके कितने अपरूप हैं, 2। कंप्लीट। चलिए, ये मुझे लग रहा है कि आपको याद हो गया होगा। अब फोटो इलेक्ट्रिक सेल धातु, ऐसा कौन सी धातु है जिसका यूज हम फोटो इलेक्ट्रिक प्रकाश वैद्युत सेल के रूप में करते हैं। अब देखिए, प्रकाश वैद्युत सेल के बारे में सबसे पहले बताया था, उनका नाम था आइंस्टीन। प्रकाश वैद्युत प्रभाव, इसके बारे में कौन बताते हैं, सबसे पहले आइंस्टीन। और इसी प्रभाव के लिए आइंस्टीन को 1921 में नोबेल प्राइज दिया गया था। कई लोगों को लगता है कि आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला होगा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए, 1905 में नहीं। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी उस समय के लोग समझ ही नहीं पाते ठीक से। हम बहुत लोग समझे थे, मतलब बहुत उतना बढ़िया से, कई ऐसा थ्योरी दुनिया में है, जैसे मेंडल का नियम, बायोलॉजी में पढ़ेंगे, मेंडल को उस समय तक रिकॉग्नाइज किया ही नहीं गया, बाद में समझाएगा मेंडल ने क्या देके चला गया। उसी प्रकार याद रखना कि आइंस्टीन को जो नोबेल प्राइज मिला था प्रकाश वैद्युत प्रभाव के कारण, और प्रकाश वैद्युत प्रभाव के कारण, और इसी के आधार पर फोटो इलेक्ट्रिक सेल बनता है। और उसमें जिस धातु का प्रयोग करते हैं आपको याद रखना है सेल, सेल से याद रखना है सेलेनियम। सेलेनियम धातु पर अगर आप प्रकाश डालते हैं तो प्रकाश डालने से उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है, इसलिए सेलेनियम का प्रयोग करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक सेल के रूप में। कंप्लीट है बात। चलिए अब आगे देख लीजिए, अगला है सौर सेल धातु। अब बोलेगा सर इसमें भी सेल है तो क्यों ना सेलेनियम मर्द, नहीं, सौर सेल अगर दोनों सौ से आ रहा है, ठीक है, तो याद रखना आंसर होगा सीजियम। क्या होगा, सीजियम। तो सीजियम का संकेत है CS, इसका नाम क्या है, सीजियम। और सीजियम कोई नॉर्मल धातु नहीं है, ये वह धातु जिसकी परमाणु त्रिज्या मतलब आकार सबसे बड़ा होता है। पूरे केमिस्ट्री में 89 धातु, 89 धातु में सबसे बड़ा आकार किस धातु का है, सीजियम का। सीजियम का आकार सबसे बड़ा है, और सीजियम का आकार सबसे बड़ा होने के कारण इसका बाहरी कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका नाभिक से काफी दूरी हो जाएगी, और नाभिक से काफी दूरी हो जाएगी तो दूरी बढ़ने पर हम बल कम लगाते हैं, बल कम लगाते तो रिश्ते टूट जाते हैं, रिश्ते टूट जाते तो अगला फरार हो जाता है। इसका मतलब बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, और बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा मतलब कम ऊर्जा में इलेक्ट्रॉन इसका छूट जाएगा, इसी को आयनन विभव कहते हैं। इसका मतलब सबसे कम आयनन विभव किसका होगा, सीजियम का। तो याद रखना है सबसे अधिक परमाणु त्रिज्या सीजियम का, सबसे कम आयनन विभव किसका, सीजियम का। ये बात आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, सबसे अधिक परमाणु त्रिज्या सीजियम का, और सबसे कम आयनन विभव भी सीजियम का। कंप्लीट। और जिसका आयनन विभव जितना कम होगा, जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उतना ज्यादा क्रियाशील होगा। तो लिथियम की तुलना अगर करें ठीक से तो लिथियम से भी ज्यादा क्रियाशील सीजियम हो सकता है, ठीक है। लेकिन हालांकि हम जनरल लाइफ में लिथियम का प्रयोग करते हैं, इसलिए जो रिएक्टिव सीरीज देखे होंगे लिखवा सरकार उसमें लिथियम सबसे पहले लिखे होंगे। मुझे लग रहा है, ऐसा उम्मीद मैं कर रहा हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे चीजों को। कंप्लीट है पूरा। चलिए अगला, एकदम मक्खन है, एग्जाम ओरिएंटेड, जो एग्जाम में ही आएगा, बाहर भी आ सकता है। चलिए अब है बैबिट धातु। बैबिट धातु क्या है, इसे ब्रिटेनिया धातु भी कहा जाता है।
अब बैबिट धातु बनाया जाता है टीन से। किसे बनाया जाता है? टीन से। और टीन कम नहीं, टीन टीन बहुत ज्यादा होना चाहिए। टीन ऐसे जो कहते हैं बहुत ज्यादा होना चाहिए। और सोचिए आप गांव के बच्चे हैं, अगर आपको बहुत सारा टीन दे दिया, आप क्या कहेंगे? वो इतना टीन, ऐसे कहेंगे ना, इतना टीन। आपको बस याद रखना है इतना टीन। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि बैबिट धातु किसका बना होता है, तो इतना टीन का बना होता है। इसका मतलब ए से याद रखना है आपको एल्युमिनियम, सॉरी एंटीमनी। ए से क्या याद रखना है आपको? एंटीमनी। एंटीमनी का संकेत होता है एसबी। और ता से याद रखना है आपको कॉपर। और टीन से याद रखना है एसएन। इसमें टीन की मात्रा लगभग 89% होती है, 89 से 90%। 89% एक्यूरेट ही याद रखिएगा। इसमें एंटीमनी और कॉपर कम होता है, इसी को कहते हैं बैबिट धातु। ठीक है, अरे समझ में। चलिए अगला है आतिशबाजी धातु। हालांकि इसका यूज कहाँ होता है, इसको एग्जाम में नहीं आता, इसलिए उसको बात नहीं कर रहा हूँ। आतिशबाजी धातु, जैसे आप पटाखे जलाते होंगे, ठीक है, दिवाली के टाइम पर पटाखे जलाते हैं तो आप उसका रंग बिरंगा जो ज्वाला है उसका आनंद लेते होंगे। कई बार चटक लाल रंग का ज्वाला उत्पन्न होती होगी, आपको मजा आ जाता होगा, ओ माय गॉड। कई बार ऐसा होता होगा पीली ज्वाला जलती होगी, कई बार हरा, मतलब हरा ज्वाला जलती होगी। अब सोचिए जो रंग बिरंगा ज्वाला है उसी से तो आपको मजा आता है। एग्जाम पूछा जाता है, इसी को कहते हैं आतिशबाजी। आतिश उसे कहते हैं, आतिश एक मूवी था, पुरानी मूवी, संजय दत्त की और अजीत पंचोली की शायद, देखोगे सूरज पंचोली के पिताजी, मैं हूँ हीरो तेरा। तो सुनिए उनका एक फिल्म है आतिश। आतिश का मतलब उसे कहते हैं जो बारूद के ढेर पर खड़ा रह के युद्ध लड़े, उसको आतिश कहते हैं। और जो बारूद से पूरा एकदम खेल खेले उसे आतिशबाज कहते हैं। तो आतिशबाजी धातु कौन ऐसा धातु है जिसका आतिश में, आतिशबाजी में यूज किया जाता है? तो दो धातु आपको याद रखना है तो ऐसे कई धातु, लेकिन दो धातु से एग्जाम में सवाल आते हैं। एक है याद रखना आपको बेरियम, और एक याद रखना आपको स्ट्रांसियम। याद रहेगा। अब बेरियम क्या है? तो बेरियम एक धातु है। अब यह कैसा रंग उत्पन्न करता है, एग्जाम पूछा जाता है। स्ट्रांसियम कैसा रंग उत्पन्न करता है, एग्जाम पूछा जाता है, आप भूल जाएंगे। तो याद रखना इसमें क्या रहा है, आर। आर से कोई कलर याद आ रहा है? आर से रेड, तो याद रखना है लाल रंग। और लाल में प्योर लाल नहीं, लाल चटक रंग। ठीक है, चटकदार लाल रंग यूज कौन, मतलब कौन सी धातु उत्पन्न करती है आतिशबाजी में? स्ट्रांसियम। इसका नाम क्या है? स्ट्रांसियम। आप लिख लीजिए स्ट्रांसियम। अब पूछा जाए कि बेरियम कैसा, तो देखिए बेरियम आप सुनेंगे बेरहम, सुने होंगे बेरहम। तो बे से याद रखना है बेरियम, और ह से याद रखना है हरा। तो हरा रंग कौन उत्पन्न करता है? बेरियम। याद रहेगा। चलिए अब सबसे हल्की धातु कौन है, बोलिए? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। सबसे पहले लिथियम आ रहा है, और लिथियम आ रहा है तो सबसे पहले परमाणु भार इसका कितना? 7। इसके बाद जो भी जाएगा तो 7 से ज्यादा परमाणु भार होगा। भार मतलब वजन, ठीक है। तो सबसे कम वजन किसका? लिथियम का हो गया। पूरे केमिस्ट्री में सबसे हल्की धातु कौन है? लिथियम। और लिथियम याद रखना मुलायम धातु है, और सबसे कम परमाणु त्रिज्या भी लिथियम का है। कंप्लीट। चलिए अब है दोगली दाहक धातु। दाहक मतलब होता है जल जाने वाला, ऐसा धातु जो जल जाए। दोगली मतलब ड्यूअल, दो फेज में। जैसे मैं आपको बता दूं, दुनिया में किसी पदार्थ को जलने के लिए एक ही चीज चाहिए, उसका नाम है ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन। सिर्फ ऑक्सीजन में ही दुनिया में चीजें जल पाती है। लेकिन एक धातु जिसका नाम है जीरकोनियम, इसको जलने के लिए ऑक्सीजन भी चाहिए, इसको जलने के लिए नाइट्रोजन भी चाहिए। ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में जैसे जलती है, नाइट्रोजन की उपस्थिति में भी वैसे ही जलती है। ठीक है, मतलब इसके साथ भी हाँ हाँ तुम ही मेन हो मेरे, मतलब सब कुछ तुम मेरे ही हो। ठीक है, और इसके साथ भी तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो, मतलब तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो दर्द मेरा, तुम ही मेरा गम मेरा, मतलब सब कुछ। तो कुल मिला के याद रखें, जिरकोनियम एक ऐसा धातु है जो सबके साथ, ऑक्सीजन के साथ भी नाइट्रोजन के साथ भी सेम बिहेव करता है, दोनों की उपस्थिति में जल पाता है। ठीक है, समझ में। तो जिरकोनियम क्या है? दोगली दाहक धातु, ड्यूअल फ्लेमेबल मेटल। याद रहेगा। चलिए अगला। अब प्रदूषक धातु कौन है? वैसा धातु जो प्रदूषण क्रिएट करे जल में। अच्छा, हालांकि प्रदूषक धातु होते हैं भारी होते हैं, ये जल में घुलकर और विशेष प्रकार की बीमारी उत्पन्न करते हैं। जैसे आपको बता दूं, 3 प्रदूषक धातु आपको याद रखना है। एक याद रखना है Hg, दूसरा याद रखना है कैडमियम, तीसरा याद रखना है Pb, लेड। ये तीनों बहुत खतरनाक धातु है। Hg, अच्छा ये Hg एक बीमारी उत्पन्न करता है, अगर जल में घुल जाए, अगर जल आप पी लेते हैं या फिर मछली वगैरह का सेवन करते हैं, तो Hg जिस जल में है, उस जल के मछली का आप सेवन कर रहे हैं या उस जल को पी रहे हैं, उस जल को यूज कर रहे हैं, तो एक विशेष प्रकार की बीमारी होती है जिसे कहते हैं मिनीमाटा। क्या कहते हैं? मिनीमाटा रोग। मिनीमाटा रोग। और कैडमियम, अगर किसी जल में कैडमियम की मात्रा है और उस जल का अगर यूज कर रहे हैं, किसी प्रकार से यूज कर रहे हैं, तो एक रोग होती है जिसे कहते हैं इटाई रोग। इटाई रोग। अच्छा, याद रखना है मिनीमाटा और इटाई दोनों बीमारी जो प्रॉपर, उसमें किडनी खराब हो जाता है। क्या खराब हो जाता है? किडनी। अन्य भी लक्षण इसके, हालांकि हम लोग बहुत एक्स्ट्रा बात नहीं कर रहे, जो एग्जाम ओरिएंटेड उसी पर बात कर रहे हैं। आप देख रहे हैं तो फोकस पूरा है। अब बताइए,
मरकरी से क्या हो रहा है, मिनी मैटर। देखिए म से मरकरी, म से मिनी मैटर, ठीक है। कैडमियम से इटाई इटाई। अब पीबी है, पीबी जो लेड है, लेड तीन चीज, दिल, दिमाग और धड़कन। जो दिल है, दिमाग है, तो समझिए यानी हृदय को भी इफेक्ट कर रहा है, ब्रेन को भी इफेक्ट कर रहा है, किडनी को भी इफेक्ट कर रहा है और लीवर को भी इफेक्ट कर रहा है। इसका मतलब लेड बहुत बहुत खराब धातु है। तो प्रदूषक धातु हो गए जो बीमारी उत्पन्न कर रहे हैं। कंप्लीट याद रखिएगा कौन कौन धातु है, मरकरी है, कैडमियम है और लेड है, ठीक है। आप याद रख सकते हैं अगर तो मैं काला याद रख सकते हैं, माने मैं ऐसा धातु हूं जो सब कुछ काला कर दूंगा, मरकरी, कैडमियम और लेड, ठीक है। ये प्रदूषक धातु है। अच्छा, इसके अलावा अब है सवाल कि सोना के रूप। सोना के रूप नहीं, हालांकि ये सोना के अन्य नाम है। कौन कौन से, तो सफेद सोना, आप जानते हैं प्लेटिनियम को सफेद सोना कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि प्लेटिनियम का गुण और सोना का गुण लगभग लगभग सेम होता है, ठीक है। लगभग हर चीज में नहीं, अगर लगभग सेम होता तो दोनों का रेट भी सेम होता, लेकिन प्लेटिनियम को याद रखना है, प्लेटिनियम सोना जैसा ही गुण है, क्योंकि जब सोना से सोना पीला होता है और ज्यादा सफेद होता है, इसलिए इसे सफेद सोना कहते हैं। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, आभूषण बनाने में। अच्छा, झूठा सोना, बेवकूफों का सोना किसे कहते हैं, तो झूठा सोना, बेवकूफों के सोना की बात करें तो ये है आयरन पाइराइट, FeS2। वास्तव में देखने पर एकदम बिल्कुल जैसा सोना को रख दीजिए और आयरन पाइराइट को रख दीजिए, आप पता नहीं कर पाएंगे कौन सोना है कौन आयरन पाइराइट है, पता नहीं कर पाएंगे। इसीलिए लोगों को आयरन पाइराइट कई बार बेचकर और बेवकूफ बना दिया जाता है, इसलिए उसे बेवकूफों का सोना कहते हैं, फुलिश गोल्ड कहते हैं, गोल्ड ऑफ फुलिश कहते हैं, गोल्ड ऑफ फुल कहते हैं। और कई बार चूंकि वास्तव में झूठा सोना है, मतलब झूठ है कि सोना है, इसलिए इसे झूठा सोना कहते हैं। क्या नाम है इसका, आयरन पाइराइट, आयरन पाइराइट हो गया। अच्छा, चांदी के रूप, क्विक सिल्वर, बता चुका हूं मैं। क्विक सिल्वर यानी चांदी, चांदी का रूप नहीं है। चांदी को और किस नाम से जाना जाता है, तो क्विक सिल्वर के नाम से जाना, सॉरी ये सवाल ही नहीं है। सवाल है क्विक सिल्वर किसको जाना जाता है, तो क्विक सिल्वर मरकरी को कहा जाता है। मरकरी को क्विक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मरकरी को अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल देखने में चांदी जैसा लगता है, ठीक, ऐसा लग रहा है कि चांदी एकदम शांति से बैठा हुआ है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, क्विक सिल्वर। कंप्लीट। चलिए अब चलिए इसमें हम लोग पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो हम बात करेंगे। कुल मिलाकर मुझे ऐसा अनुमान है कि आपको धातु का रूप समझ में आ गया होगा। अब एक टॉपिक बहुत आसान है जिसे हम लोग समझने वाले हैं, उसका नाम है संक्षारण। अब संक्षारण समझने से पहले धातु की क्रियाशीलता से मैं बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में, जिसमें सबसे पहले देख लीजिए, बोलिए मेरे साथ, ली क बा सर का सर नाका मग अलमंजन कर फे कर कोनिसन पभ कु हग अग औपट है। अब इसमें देख लीजिए, लिथियम से लेकर जो कैल्शियम तक है, ये सभी को हाई रिएक्टिव कहा जाता है, उच्च क्रियाशील। हालांकि मैं लिख देता अभी, लेकिन इसमें टाइम ज्यादा चला जाता है, इसलिए पहले से लिख के तैयार हूं। इसमें आपको बस इतना याद रखना है कि पोटेशियम जो है प्रोपर, ये सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। हालांकि लिथियम दे तो लिथियम सही होगा, लेकिन अभी तक जितने एग्जाम में पूछे गए पोटेशियम ही मैक्सिमम ऑप्शन दिया है, भी आप ध्यान में रखेंगे, तो ये आपको याद रखना है। बाकी आपको याद रखना है कि जितने भी लिथियम से लेकर कैल्शियम तक है, ये सब हाई रिएक्टिव एलिमेंट है, बहुत तेजी से अभिक्रिया करते हैं। और जो तेजी से अभिक्रिया, जिसकी अभिक्रियाशीलता से नहीं बहुत हाई होगी, वो किसी से अभिक्रिया कर लेगा, वो नहीं देखेगा ठंडा है कि गर्म है, नहीं देखेगा। इसीलिए यह ठंडे जल से भी अभिक्रिया कर लेते हैं। इसमें जब ये ठंडे जल से अभिक्रिया करते तो अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और जल बनाते हैं, हाइड्रोजन बनाते हैं। धातु हाइड्रोक्साइड और क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन। ये मैं बता चुका हूँ पिछले क्लास में। अब इसके साथ ऊर्जा भी निकालते हैं, हीट भी निकालते हैं। वैसे अभिक्रिया जिसे उष्मा निकलती है उसे उष्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि यह उष्मा छुपाई हुई थी तभी तो उष्मा निकल रहा है, इसलिए इसे कहते हैं उष्मा छेपी। वैसे अभिक्रिया जिसमें उष्मा का छेप हो, उष्मा निकले, उष्मा का उत्सर्जन हो, उसे उष्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं। आ रहा समझ में। अब समझिए, जब उष्मा निकलेगी तो उष्मा जैसे निकलेगी तो सटाक से इसके हाइड्रोजन को जला देगी, और हाइड्रोजन जैसे जलता है तो आवाज करता है पुप, मैं बता चुका हूँ। तो इससे पता चलता है कि इसे हाइड्रोजन गैस निकल रही है। और धातु के हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। क्या होते हैं, क्षारीय। धातु के हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय। हाइड्रोक्साइड हो या ऑक्साइड हो, दोनों क्या होते हैं, क्षारीय। बता चुका हूं। अब देखिए, अगर आपसे पूछे इसमें से जितने हैं सब ठंडे जल से अभिक्रिया करके धातु ही हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, हीट उत्पन्न करते हैं, उसमें छेप अभिक्रिया है। लेकिन इसमें जो कैल्शियम है, प्रोपर कैल्शियम, ये ठंडे जल से अभिक्रिया करते हैं, लेकिन बहुत स्लो अभिक्रिया, मतलब जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे इसकी क्रियाशीलता घट रही है। तो कैल्शियम थोड़ा सा स्लो अभिक्रिया करती है, हालांकि ठंडे जल से अभिक्रिया कर लेती है। अब अंतर क्या है, कैल्शियम के ऊपर जो भी सोडियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, पोटेशियम, लिथियम, ये जब ठंडे जल से अभिक्रिया करेगी तो बहुत तेजी में अभिक्रिया करेगी और इसमें आग लग जाएगा। पानी में जैसे ही डालेंगे तो आग लग जाएगा। इसीलिए सोडियम को पानी में नहीं रखा जाता है, सोडियम को केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है, क्योंकि पानी में क्या है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में सोडियम जल उठता है, और पानी में जैसे डालेंगे तो अभिक्रिया तो करेगी, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगी, लेकिन इस समय आग लग जाता है। लेकिन कैल्शियम में उतना आसानी से आग नहीं लगता है, क्योंकि जैसे जैसे नीचे आते हैं इसकी क्रियाशीलता घट जाती है। एक बात है। दूसरी बात याद रखना है कि सोडियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, पोटेशियम, लिथियम, इसको जैसे ही पानी में रखेंगे तो ये सब सतह के ऊपर तैर तैर के जलेगी, तैर तैर के। मजा आ रहा है भाई, ऐसे तैरेगा, पूरा एकदम स्विम करेगा, वैसे जलेगा। लेकिन कैल्शियम है, कैल्शियम थोड़ा सा भारी हो जाता है,
और कैल्शियम क्या है, नीचे बैठ जाता है, और नीचे बैठने के बाद जब इससे हाइड्रोजन गैस निकलती है तो हाइड्रोजन गैस इस कैल्शियम पर धक्का मारती है और फिर धीरे धीरे बाद में ऊपर आती है। कैल्शियम भी तैरेगी लेकिन बाद में, और सोडियम पोटेशियम ऊपर जो लिथियम है वो शुरू से ही तैर करके चलती है। बताइए ठीक समझ आ रहा है? अब सवाल उसके बाद जो मध्य क्रियाशील तत्व है जो है मैग्नीशियम से लेके लेड तक, ये सब मध्य क्रियाशील तत्व है। और ये सब याद रखना है जिसमें मैग्नीशियम सिर्फ गर्म जल से विक्रिया करे, गर्म जल से विक्रिया करेगी जब भी गर्म जल से विक्रिया करेगी, गर्म जल तो जल है तो हाइड्रोक्साइड ही बनाएगी और हाइड्रोजन गैस ही बनाएगी जब तक जल है। लेकिन इसके बाद मैग्नीशियम के बाद जो आप देख रहे हैं एल्यूमिनियम से लेके आगे जो भी है ये सिर्फ भाप से विक्रिया करेगी, और भाप मतलब गैस, और गैस मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मतलब इसलिए धातु ऑक्साइड बनाएगी। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है क्या होता है जब लाल तत्व लोहे पर जलवाष्प प्रवाहित करते हैं? जलवाष्प मतलब जल तो है लेकिन वाष्प रूप में, गैस के रूप में है। तो यहाँ याद रखना, आप ऐसा नहीं करेंगे Fe और देखिए हाइड्रोक्साइड बना देगा, नहीं, ए बनेगा फेरेसोफेरिक ऑक्साइड, मतलब Fe ठीक है लेकिन Fe3O4 बनाता है, मतलब लोहा के ऑक्साइड बनाएंगे और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेंगे। यानी मेरा कहने का मतलब है जो भी मध्यम क्रियाशील तत्व है वो याद रखना है भाप से अभिक्रिया करके धातु के ऑक्साइड बनाएंगे, और धातु ऑक्साइड भी क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। यहाँ भी हाइड्रोजन गैस निकलेगी। कंप्लीट। अब इसके बाद जो तत्व है आगे नीचे हाइड्रोजन के नीचे, जैसे कॉपर है, Hg है, Ag है, Au है, Pt है, ये सारे तत्व सुनिए ठीक से, मैंने बताया कि जितने भी तत्व हैं ये सब हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है। अब हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है, अब सवाल ही देखिए, अगर इस सबको जल से अभिक्रिया करना हो, बता चुका हूं कल, जल से अभिक्रिया करने के लिए जल में है हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो जल को हटाएगा तभी तो ऑक्सीजन को पाएगा। जैसे मान लीजिए मेटल है, ठीक है, मैं मान लीजिए इसमें से कोई मेटल, मैं हूँ तांबा, तांबा क्यों, मैं सोना मान लेता हूँ, सोना अच्छा है, मैं हूँ सोना, ठीक है यहाँ, और बगल में है जल, तो सोना बगल में जल है, जल में क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उसमें से क्या करूंगा, मुझे क्या चाहिए, ऑक्सीजन, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन लगभग, अगर बात करें देखिए यहाँ क्या है सोना, यहाँ क्या है हाइड्रोजन ऑक्सीजन। अब बताइए सोना पर प्लस चार्ज, हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज, ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज। अब बताइए जो प्लस है सोना है वो किसे जुड़ना चाहेगा, प्लस वाला से कभी नहीं जुड़ना चाहेगा, किसे जुड़ना चाहेगा, मैं किसे जुड़ना चाहूंगा, जो माइनस वाली होगी। अब सोचिए उससे जैसे जुड़ना है, तो जैसे जुड़ना चाहेगा तो इसमें इसको तो डिसमिस करना पड़ेगा, और इसको डिसमिस से कैसे करेगा, जब ये ज्यादा क्रियाशील रहेगा। अब सोचिए तभी तो हाइड्रोजन को डिसमिस करेगा। आप देख लीजिए ठीक से, सोना यहाँ है, हाइड्रोजन यहाँ है, हाइड्रोजन ज्यादा पावरफुल है, हम जैसे ही बोलेंगे, जैसे देखिए जो Au है वो H2O से अभिक्रिया करने जाएगा तो हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन ज्यादा क्रियाशील है, हाइड्रोजन ऊपर है, और ये सोना से ज्यादा पावरफुल है, इसलिए सोना हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएगा और ये बना देगा, मतलब रिएक्शन ही नहीं कर पाएगा, नो रिएक्शन। इसका मतलब अगर आपसे पूछूं कि इधर जितने भी है, मतलब हाइड्रोजन से नीचे जो भी है वो हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएंगे, सोचा पातर, सोना, चांदी, पारा, तांबा, प्लेटिनम जो भी है वो हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब जल से अभिक्रिया नहीं कर सकते, न जल से अभिक्रिया करेंगे, न अम्ल से अभिक्रिया करेंगे, न क्षार से अभिक्रिया करेंगे। जब अभिक्रिया नहीं करेंगे तो याद रखना है अभिक्रिया नहीं करेंगे, इसलिए इसे कहा जाता है अक्रियाशील या फिर अक्रिय धातु। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे अक्रिय धातु कितने हैं तो आपको याद रखना है 5, सोचा, पाता, सोना, चांदी, पारा, तांबा, प्लेटिनम, ये सब अक्रिय धातु है। कंप्लीट है। अब अक्रिय धातु अब गंदे हो गए तो गंदे को साफ किसे कैसे कैसे करेंगे, तो साफ करेंगे शाही जल से, रॉयल वाटर से, अम्लराज से, ठीक है, जिसे अम्लराज कहते हैं, नोबेल एसिड कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है, 3HCl + HNO3, इसका अनुपात है 3:1, ये बता चुका हूँ। कंप्लीट है पूरा। अब पढ़ना है संक्षारण, ठीक है, संक्षारण क्या है तो देख लीजिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास कुछ धातु है, जैसे मान लीजिए मेरे पास लोहा है, ठीक है। अब लोहा जो है, लोहा को अगर आप सिर्फ ऑक्सीजन की उपस्थिति में रखने के तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन लोहा में ऑक्सीजन भी हो लोहा के साथ और जल भी हो, इसे कहा जाता है नम वायु। क्या कहते हैं इसे, नम वायु, यानी जंग लगने के लिए, संक्षारण होने के लिए नमी और वायु दोनों होनी चाहिए। और इस समय लोहा अभिक्रिया जब करेगी तो यहाँ बना देगी, लोहा जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगी तो बनाएगी Fe2O3, और इसमें जल के जुड़ जाएंगे तो यानी XH2। अब देखिए पहले सिर्फ लोहा था, अब लोहा के साथ O3 और XH2 जुड़ गया। अब बताइए ये जो है प्रॉपर इसी को कहते हैं जंग। क्या कहते हैं, जंग। अब जब जंग लग गया, अरे समझ में, अब बताइए जंग लगने के बाद लोहा का वजन क्या हुआ, बढ़ गया कि घट गया, बढ़ गया। तो याद रखना है कि जंग लगने के बाद लोहा का वजन में क्या होता है, 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 वृद्धि होती है। लेकिन बताइए क्या लगातार वृद्धि होगी, वृद्धि तो हो जाएगी, लेकिन एक समय बाद फिर यह परत दर परत नष्ट होगा, जो लोहा है प्रॉपर उसका लेयर बाय लेयर गिरेगा। तो पहले वजन बढ़ी और फिर क्या होगा, उसके बाद फिर क्या होगा, वजन घटेगा, फिर क्या होगा, वजन में कमी आएगी। तो बस यही याद रखना है कि जंग लगने के बाद वजन तो बढ़ती फिर वजन घटती है, और जब वजन घटेगी तो लेयर बाय लेयर नष्ट होगा। इसी प्रक्रिया को कहा जाता है संक्षारण। जब धातु परत बाय परत नष्ट हो जाती है, इसी घटना को संक्षारण या कोरोसिन कहते हैं। लेकिन याद रखना है जितने भी धातु है, जैसे अलग अलग धातु, जैसे चांदी पे भी जंग लगती है, लेकिन कंडीशन उसके लिए, चांदी पर भी जंग लगेगी। उसके बाद है सोना पर तो कंडीशन नहीं है, चांदी देख लीजिए। उसके बाद हम बात करें कॉपर पर भी जंग लगेगी, हरे कलर का जंग, चांदी पे काले कलर का जंग लगती है। तो बाकी जितने भी धातु पर जंग लगती है उसको संक्षारण कहते हैं, लेकिन वह स्पेशल लोहा पे, जब लोहा के साथ एक घटना हो तो उसको कहते हैं लोहा का जंग। अरे समझ में, लोहा के जंग का फॉर्मूला पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में,
लेकिन अब सवाल है कि संक्षारण और कौन कौन से धातु में जंग लग सकती है, तो वैसे धातु जिसका एक नाम है कॉपर। लेकिन कॉपर में जब जंग लगेगा, कॉपर में जब भी जंग लगेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति मिलेगी, मतलब वहां जल होना चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए। तो कॉपर क्या करती, बना देती कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस CuCO3, इसे कहते हैं कॉपर का जंग, और यह हो जाता है हरा कलर का, मतलब कॉपर में भी जंग लग रही है। चांदी की बात करें तो चांदी में जंग कभी तभी लगेगा जब चांदी किससे अभिक्रिया करे, सल्फर से H2S से, इसलिए इसका जंग का फॉर्मूला हो जाता है Ag2S। ये चांदी का जंग है। अब यही रीजन है कि चांदी के चम्मच से अंडा नहीं खाना चाहिए। क्यों? चांदी के चम्मच से अंडा खाना वर्जित क्यों है? क्योंकि अंडा में सल्फर पाया जाता है और चांदी से अभिक्रिया करके वो बना देता है Ag2S, जिससे चांदी का चम्मच खराब हो जाएगा। दूसरी बात, अंडा भी पॉइजनस हो सकता है। हालांकि चांदी के चम्मच की खराब होने की ज्यादा मतलब गारंटी है। तो यानी कुल मिला के जंग तो लग रही है। अगर आपसे पूछे कॉपर का जंग कैसा है, हरा। अगर आपसे पूछे चांदी का जंग कैसा है, काला। अब काला यानी मलिन पड़ गई, तो सब कुछ तो खराब हो रहा है। अब संक्षारण से बचने का उपाय क्या? अब देखिए, कंडीशन था कि जितने भी अक्रिय धातु है, अक्रिय धातु कौन है? सोना, चांदी, पारा, तांबा, प्लेटिनम, ये सब अक्रिय धातु है। और ये सब अक्रिय धातु है, मतलब या तो ना तो जल से अभिक्रिया करती, ना तो अम्ल से अभिक्रिया करती, किसी से अभिक्रिया नहीं करती, इसमें जंग नहीं लगना चाहिए। लेकिन कंडीशन, कुछ विशेष कंडीशन में चांदी में भी जंग लग सकते देख लिए, तांबा में भी जंग लग सकते देख लिए, और लोहा में तो जंग लगती ही है। एक धातु है एल्युमिनियम, ठीक है, एल्युमिनियम। जैसे कभी कभी देखे कि कोई ऐसा आदमी जो जहर खा लिया, जहर खा के मोटा गया पूरा एकदम। एक्सेप्शन होते हैं, ऐसे भी होते हैं कई बार, कुछ अलग रिएक्शंस के बॉडी में हो गया, जहर प्रोटीन बनेगा जो उसके शरीर के लिए फायदेमंद हो गया। वैसा ही एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके यह नष्ट नहीं होता है, ये और मोटा ताजा हो जाता है, जिसे एनोडीकरण कहते हैं। मतलब याद रखना, एल्युमिनियमकरण कहते हैं। और एल्युमिनियम और ज्यादा चमकीला हो जाता है। एल्युमिनियम जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं, इस पर जंग लगता है, नम वायु से अभिक्रिया करती है, तो यह एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाती है और ये और ज्यादा मजबूत होता है और ज्यादा चमकीला हो जाता है। ठीक है, तो पूछूं कि कौन ऐसा धातु है जो ऑक्सीजन से जंग, कौन ऐसा धातु जो ऑक्सीजन जंग लगने के बाद भी खराब नहीं होता? तो एल्युमिनियम। कंप्लीट है। अब देखिए संक्षारण से बचने के उपाय। तो संक्षारण से बचने के बहुत उपाय, जैसे मान लीजिए लोहा है, ठीक है, क्या है ये? लोहा। अब इस पे जंग कौन लगाएगा? तो इस पे जंग लगाएगा ऑक्सीजन, और जंग कौन लगाएगा? H2O। ठीक है। अब बताइए, अब लोहा पे हम क्या किए? लोहा पे किए क्या? पहला कंडीशन कि इस पे हम चाहे कि लोहा पे जंग न लगे। कभी मूवी वगैरह देखे हैं कि हीरो है, उसको बिना लगातार ऐसे करके फायरिंग कर रहा है, गोली चला रहा है। अब हीरो क्या क्या, हीरो को कुछ नहीं दिखा, उसको मिल गया कोई विलन, कोई सेकंड विलन मिल गया, सेकंड विलन को लेता है, ऐसे आगे कर देता है, उसी को गोली खिला देता है पूरा, ऐसा करता है। लोहा वही है। लोहा चाहता है कि हमको ऑक्सीजन मार देगा, हमको H2O मार देगा, हम क्या करें? तो लोहा देखता है हमसे ज्यादा पावरफुल कौन है, और लोहा देखता है ज्यादा पावरफुल कौन है। तो देख लीजिए लोहा वाला अगर कंडीशन देखिएगा इसमें, तो लोहा से ज्यादा पावरफुल है, देख लीजिए जिंक। ठीक है, और जिंक हल्का धातु है, मुलायम धातु है, आघात पर नहीं होता है, जिंक बता चुका हूं। तो लोहा क्या करता है? अपने ऊपर जिंक का परत बैठा लेता है, लेकिन लोहा ऐसा नहीं करता, हम लोग ऐसा कर देते हैं। और जिंक का परत जब इस पर चढ़ा देते, तो बताइए लोहा और जिंक में ज्यादा पावरफुल कौन है? जिंक। और जिंक जब ज्यादा पावरफुल है, एक कभी सेंट्रल की मूवी में देखेंगे आप, मैं मूवी बड़ा देखता हूँ, उसमें देखो कि मान लीजिए कोई है ऐसा, सेंट्रल के घर का भाई हो सकता है, बहन हो सकती है, माँ हो सकती है, ऐसे। अब उस पर गोली चला रहा है, सेंट्रल गया ऐसे कर, यहाँ गोली खा लिया, क्योंकि सेंट्रल को पता है मैं अड़ लूंगा। वैसा ही जिंक, जिंक को पता है अड़ लूंगा, या हम लोग को पता है कि जिंक अड़ लेगा, तो हम इसके ऊपर क्या करते हैं? जिंक का परत चढ़ा देते हैं। हम जिंक जानते हैं लोहा से ज्यादा क्रियाशील है, और जब जिंक लोहा से ज्यादा क्रियाशील तो क्या करेगा वो? ऑक्सीजन को H2O। अब सोचिए, यहाँ लोहा भी है, यहाँ जिंक भी है, तो बताइए दोनों किससे भी क्रिया करना चाहेगा? जो ज्यादा क्रियाशील है। अब ज्यादा क्रियाशील कौन है? जिंक। तो पूरा ऑक्सीजन H2O अपने में शिखा बुद्धि करके बात करके चला जाता है जिंक पर पूरा लेयर बन गया, और लोहा क्या है? अंदर सुरक्षित रह गया। तो क्या कि इस पर लोहा पर हम जिंक का परत चढ़ा दिए, जिंक को जस्ता कहते हैं, इसलिए इस प्रक्रिया को कहा जाता है जस्तीकरण। तो अब बताइए, अगर हम जस्तीकरण कर दे, अगर हम क्या करें? जस्तीकरण कर दे, तो बताइए जंग से सुरक्षा पा सकते कि नहीं पा सकते? पा सकते हैं। दूसरा, अच्छा, जस्तीकरण का एक और नाम है, क्योंकि जस्ता को यशद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यशद। इसलिए इसे यशद, और इसका लेप चढ़ा दी, इसलिए इसे यशद लेपन भी कहा जाता है। एग्जाम में यही पूछा जाता है। अच्छा, इसे अंग्रेजी में कहते हैं, चूंकि देखिए ग्लैवेनाइजेशन। ठीक है, ग्लैब मतलब होता है जिंक, और ग्लैब का एक लेयर चढ़ा दी, इसलिए इसे कहा जाता है ग्लैवेलाइजेशन। तो याद रखना है कि जस्तीकरण, यशद लेपन या ग्लैवेनाइजेशन किसे कहा जाता है? तो जिंक के परत चढ़ाने को। इससे हम जंग से सुरक्षा पा सकते हैं। इसके अलावा देखेंगे गांव में लोहा को पेंट करते हैं। क्या करते हैं? लोहा को पेंट करते हैं। तो पेंट क्यों? क्योंकि पेंट चढ़ा दिए, तो देखिए जितने भी ऑक्सीजन H2O है वो पेंट पर इफेक्ट किए, तो पेंट करके भी हम लोहा को सुरक्षित कर सकते हैं। ग्रीस लगा करके लोहा को सुरक्षित कर सकते हैं। ठीक है, एनोडीकरण करके, एनोडीकरण करके हम लोहा को सुरक्षित कर सकते हैं। इसके अलावा है विद्युत लेपन।
हम ऐसा किए कि धातु है ऐसे, इस पर इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं, जिसे विद्युत लेपन करके दूसरा धातु का फिर लेप चढ़ाते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग के द्वारा, ठीक है। इससे हम धातु को बचा सकते हैं जंग लगने से। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके यानी विद्युत लेपन करके, यानी बहुत ऐसे प्रोसेस हैं जिससे हम धातु को सुरक्षित बचा सकते हैं। तो कुल मिला के हमारा हो गया ये पार्ट खत्म। अब एक पार्ट बचा जिसे कहते हैं मेटालर्जी, जिसे हम धातु के शुद्धिकरण की विधि एवं धातु के जो प्रमुख अयस्क जो एग्जाम में पूछे तो उस पर देखेंगे, पूरा धातु पर कमांड हो जाएगा और एग्जाम में सारे सवाल बन जाएंगे, ठीक है। अब एक विशेष सूचना आपको मैं दे दूं कि जितने भी PYQ जो स्पेशल BPSC में पूछे गए सारे PYQ का एक स्पेशल मैं क्लास लेकर आ रहा हूँ। एक क्लास में फिजिक्स फिनिश होगा, या फिजिक्स का 2 क्लास, केमिस्ट्री का 2 क्लास, उसमें पूरा डिटेल में बात करेंगे, आपको पूरा मजा आ जाएगा, ठीक है। पूरा कंप्लीट कर लेंगे और हम लोग 20 दिन में उसे पूरा कंप्लीट करेंगे अच्छे तरीके से। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।